बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे जो कल हमारा मॉक टेस्ट हुआ था उस पर। कुछ बच्चे बहुत परेशान थे क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने स्कोर किया था। फर्स्ट का था 97 आउट ऑफ 100, सेकंड का था 94 और थर्ड जो था उसका था 87। और जो लोएस्ट सबसे कम तरीन स्कोर था वो था मेरे ख्याल में 53, उसके बाद 57 और 67, यहाँ तक मेरे ख्याल में। बाकी इनके दरम्यान में थे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके 90 प्लस या 80 प्लस आए हैं तो बच्चे कम वो भी तो देखे ना। उन्होंने पहले कोर्स ख़त्म किया, फिर उन्होंने रिवीजन भी की। और जिन्होंने अभी जस्ट 50 प्लस स्कोर किया है, तो आपने जस्ट अभी वन रीडिंग दी, आपने अभी रिवीजन भी नहीं की, मॉक टेस्ट भी नहीं दिए। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि मैं बीइंग अ टीचर, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ समटाइम्स, आपसे पहले सेशन को भी मैंने पढ़ाया, उसके बावजूद ऐसा होता है लेक्चर के दौरान कि मुझे कोई ना कोई चीज़ नहीं जहन में आ रही होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि उस दिन हम बात कर रहे थे कि सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब ये कॉमन सी बात है, हालांकि मैं खुद आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ। तो जब हम दोबारा इसको रिवीजन कर रहे थे तो मैं वो मेरे जहन से निकल गया। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जनाब अगर हमारे 60 से कम है तो अभी तक इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या फ़ायदा, अभी तो हम 60 प्लस भी नहीं होते। ऐसा नहीं सोचना। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया है। ठीक है, अभी रिसेंटली पीपीएससी के दौरान जो पेपर हुए थे, तो चाहे केपी के हो चाहे पीपीएससी हो, मेरिट जो है वो 60 से कम ही होता है। ठीक है, रिसेंटली जो वोमन थी मेरे ख्याल में उनकी 200 सीट्स थी, और जो एप्लीकेंट थे पेरेंट्स जो अपीयर हुए थे वो मेरे ख्याल में 32,000 यहाँ तक रेशो थी फीमेल की। और जो मेल हैं उनकी मेरे ख्याल में 18,000 यहाँ तक। और इसके बावजूद उनका मेरिट जो फीमेल का वो 46 पॉइंट समथिंग था, और मेल का मेरे ख्याल में 48 पॉइंट समथिंग था। अब मेल का एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन बहरहाल यहीं पर इनका मेरिट बना था। तो 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो 70 क्रॉस करते हैं, वरना जो एवरेज स्टूडेंट के होते हैं 40%, 50% वो यहीं पे होते हैं, 60 से कम और 40 से ऊपर। बाकी जो है जो 40% है वो तो क्वालिफाई नहीं करते ना। 40% क्या, बल्कि इससे ज़्यादा जो है तकरीबन वो क्वालिफाई नहीं करते। तो आपने परेशान नहीं होना। आज हम डिस्कस करते हैं जो कल हमारा मॉक टेस्ट था, और इंशाल्लाह उसके बाद जब आप लोग रिवीजन करेंगे, जब आपके मॉक टेस्ट होंगे, तो एटलीस्ट वीकली हमने कम से कम आपके जो टेस्ट अभी लेने हैं, डेली का अगर एक भी आपका हो तो वो कम से कम 40-50 बन जाएंगे। और एक टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे? 100। तो इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, बस परेशान ना हो। तो चलो डिस्कस करते हैं जो कल हमारा मॉक टेस्ट हुआ तो उसके कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो नॉर्मन कंक्वेस्ट के बारे में था। तो एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 में। ठीक है, हेस्टिंग के मकाम पर। इस बैटल से पहले यहाँ पे जो किंग था, किंग एडवर्ड द कंकरर, सॉरी द कन्फेसर, किंग एडवर्ड द कन्फेसर जो है, जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद किंग हैरल्ड जो है वो एंग्लो सैक्सन का किंग बन जाता है। लेकिन कुछ रेफरेंसेस में आता है कि जो विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है, उससे प्रॉमिस किया था किंग एडवर्ड द कन्फेसर ने कि उसकी मौत के बाद वो तख्त नशीन होगा। ठीक है, तो जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद जब किंग हैरोल्ड जो है वो किंग बना, तो फिर एक मिलिट्री इन्वेजन हुआ, यानी कि जो विलियम था द कंकरर, द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, वो अपनी आर्मी के साथ आया और उसने शिकस्त दी किसको? किंग हेरल्ड को। किंग हेरल्ड जो है वो अपनी सैक्सन आर्मी के साथ जब उसको शिकस्त हुई तो उसको उसका सरकलम कर दिया गया, और इस तरह फिर नॉर्मन जो है उनका आगाज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कैंटरबरी टेल्स के हवाले से, कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर वो कौन सी ऐसी स्टोरी है, ये किस करेक्टर की स्टोरीज हैं जिनके अंदर
थीबन वॉरियर्स का जिक्र होता है। तो ये नाइट्स की टेल्स हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट टेल है कैंटरबरी टेल्स के अंदर। और जो नाइट्स थे बेसिकली एक जंग हुई थी ग्रीस एंड एशियन ग्रीस के दरम्यान, ठीक है, जिसमें दो करेक्टर थे, एक आर्किट और दूसरा था प्लामन, ठीक है। आई थिंक सो प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा बहरहाल। तो ये दोनों जो है वो जब थीब्स और एथेंस की जंग हुई थी तो ये कैप्चर्ड हो गए थे। तो फिर एथेंस ने इनको जो है अपने प्रिजन के अंदर इनकी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए डाल दिया। तो वहां पर जो दो थीबन्स वॉरियर्स हैं उनका जिक्र होता है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था मंक के हवाले से कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर वैसा कौन सा करेक्टर है जिसको बहुत ज्यादा शौक था हंटिंग एंड राइडिंग का। तो वो था द मंक। बेसिकली जो मंक है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था किसमें जनाब, गुड वाइफ के अंदर। और उसको जो प्लेयर मिलती थी हंटिंग में, हालांकि जो एक कोड ऑफ कंडक्ट था या आप कह रहे रूल्स और रेगुलेशन थे मंक के हवाले से, उनके बरक्स वो चलता था। उनकी जो वो तो सिंपल सी ज्यादा से जिंदगी गुजारते थे, ये बंदा जो है ये बड़ी लग्जरियस सी और जो प्लेयरेबल लाइफ वो गुजारता था, ठीक है। ब्राउन हॉर्स पे ये सवारी करता था। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था वो था प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से। विलियम कैक्सटन जो है वो इंग्लैंड के अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लेकर आया था, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये 1476 के अंदर इसने जो है प्रिंटिंग प्रेस ये लेकर आया और वेस्टमिनिस्टर के अंदर इसने इसकी अशात का आगाज किया। इससे पहले जो बेसिकली ये इन्वेंट किसने की थी तो उसका नाम था गटनबर्ग, ठीक है जी। उसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। तो विलियम जो कैक्सटन है बताते खुद ये एक मर्चेंट भी है और डिप्लोमेट भी है और राइटर भी है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी के बारे में। तो रॉबर्ट ग्रीन इसका आंसर है जी। ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है। यूनिवर्सिटी विट्स एक 7 जो एजुकेटेड और लंदन बेस्ड अफराद का ग्रुप था, ठीक है। और जॉर्ज सेंट्सबरी ने इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स का टाइटल दिया था। और इस ग्रुप का जो सन कह रहे हैं या सेंटर जिसे समझा जाता था वो क्रिस्टोफर मार्लो था। तो रॉबर्ट ग्रीन जो है इन 7 यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है जिसको रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था बुजोला इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूशनर इन। तो ये डचेस ऑफ मल्फी में से है, ठीक है। बुजोला जो है ही वाज द फॉर्मर सर्वेंट ऑफ कार्डिनल। तो बेसिकली ये एक सिपाही था किसका, फर्डिनेंड का। तो उसने इसको डचेस की जो है ना जासूसी के लिए भेजा गया था। तो ये जो शामिल था मर्डर में डचेस के उसके बच्चों के। उसके बाद एक और करेक्टर है एंटोनियो। इन सब के जो मर्डर है इनके अंदर ये शामिल था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो था द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। तो एल्सी नाइट जो है वो इसका ऑथर है। और अब ये एल्सी नाइट कौन है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1906 और डेट ऑफ डेथ जो है वो 1997। ये एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक भी है, ठीक है जी। और आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था सर थॉमस मोर के बारे में। तो इन्होंने यूटोपिया लिखी थी जिसका मतलब है किंगडम ऑफ नोवेयर, जो इसका सेकंड टाइटल है, ठीक है। ये बेसिकली लैटिन में इसने लिखी थी और इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, वो किसी और ने किया था। तो समटाइम नेशनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि जीबी शाह है वो आयरिश था। इसी तरह सैमुअल बेकेट है, टीस इलियट है। उसके अलावा आप ये देख लें और भी बहुत से हैं जो जिनकी नेशनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये इंग्लैंड का था बेसिकली। सर थॉमस मोर जो हैं इन्होंने ये एक ह्यूमनिस्ट थे, स्टेटमैन भी थे, चांसलर भी थे इंग्लैंड के। और इनको भी हेडेड किया गया था, किसने किया था, किंग हेनरी एट ने। क्यों किया गया था जी, जब किंग हेनरी एट अपने आप को जब उसने हेड ऑफ बनाया जो
इंग्लैंड का चर्च था, ठीक है, जब वो बना हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और इसने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से इसका सर कलम करवा दिया गया। तो फिर जो रोमन कैथोलिक चर्च है उन्होंने इसको सेंट का टाइटल दिया, उन्होंने इसको कंसीडर किया एज अ सेंट थॉमस मोर। ठीक है जी, और इसके फादर का नाम था जॉन मोर। इसके अलावा जी इसने ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था टेम्पेस्ट के हवाले से कि वो ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसके अंदर एक एपिलॉग है। तो टेम्पेस्ट जो प्ले है उसमें एपिलॉग पाया जाता है। एपिलॉग जो बेसिकली इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोलॉग। प्रोलॉग जो है पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क, जिसके अंदर में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि उस दिन हमने जिक्र किया था कैंटरबरी टेल के बारे में, उसमें प्रोलॉग था। तो उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि एपिलॉग है, ये ऑपोजिट है प्रोलॉग के। तो an epilogue is a part of the main story which occurs after the climax and recall the fates of the characters. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एक लाइन थी, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर। तो ये कहाँ पे किस प्ले में आती है? तो ये मैकबेथ में आती है बच्चे लाइन। ठीक है जी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये लाइन जो है बेसिकली शेक्सपियर के जो प्ले है मैकबेथ, उसका सीन भी 5 है और एक्ट भी 5 है। एक्ट 5 सीन 5 के अंदर ये लाइन बोली गई थी। कहाँ पे बोली गई थी? जब वो लेडी मैकबेथ जो है वो अपने आप को किल करती है। I mean, when Lady Macbeth kills herself, then Macbeth states that line, "Yet is life but a walking shadow, a poor player." इसके अंदर जो मैकबेथ है वो कंपेयर करता है his existence to the condition of being mere a ghost. दूसरी तरफ जो शेक्सपियर है, he compares life metaphorically to a walking shadow। और दूसरा जो इंसान है, आदमी है, उसको किसके साथ? a poor player, emphasize the feeling fleeting nature of life। तो जो मैकबेथ है वो रियलाइज करता है his pitiful existence from the moment he decided to kill Duncan, and उसके बाद इसी वजह से उसकी जो बीवी है उसको भी वो खो देता है, अपनी बीवी को भी, और उसकी वाइफ जो अपने खुदकुशी कर लेती है, killed herself। और वो खुद अपने जो एक रेकलेस एम्बिशन था उसकी वजह से अपनी जिंदगी जो है उसको तबाह कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स क्या है? तो ये है जी लव। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं इनका जो थीम्स है, एक्सप्लोर द आइडियाज ऑफ लव, एजिंग, ब्यूटी, टाइम, लस्ट, प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस एंड फीलिंग ऑफ इनकम्पिटेंस। ठीक है जी, इस सोनेट्स जो उनके थीम्स हैं फोकस ऑन द आइडिया ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन रियल लव एंड सिंपल सेक्सुअल डिजायर्स। लस्ट कैन डिस्गाइज इटसेल्फ एज लव। ठीक है जी, तो उसकी जो सोनेट्स हैं वो पर्सनली एड्रेस करती हैं डीप इश्यूज ऑफ लाइफ को। ठीक है, तो उसकी जो थीम है उसका कोई एक सिंगल आप लाइन के अंदर उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते और ना ही उसका कोई एक सिंगल थीम है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कुछ जो आपके हैं एमसीक्यूज जो रिमेनिंग है उनको मैं आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा, और बाकी आंसर की भी आपको मिल चुकी हैं। तो इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना, इसी तरीके के साथ आपने मेहनत करनी है। आप बल्कि आपको तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए डिसहार्ट होने के बजाय। ठीक है, हौसला हारने के बजाय आप और ज़्यादा मेहनत करें कि जिनके इस दफ़ा 97 आए हैं वो नाम तो अगली दफ़ा आपका हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और बिल्कुल जो है वो हम 90 प्लस जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई बच्चा हमें बच्चे ज्वाइन करना चाहता है तो ये फाइल मैंने सामने ओपन की है, ये हमारे नोट्स हैं। जब हम कोई भी आपको
कोई भी इरा जो है वो कवर करवाते हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड, ठीक है, कोई भी एज है तो हम उसको पॉलिटिकली भी, ठीक है, मोनार्की के लिहाज से भी, उसके जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और उसके अलावा जो लिटरेरी ट्रेंड्स और टेक्निक्स, लिटरेरी स्टाइल्स हैं उस दौर के, उन सबको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है जी। ये देखें, उस एज को हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर पूरी की पूरी एज समझाते हैं, क्लियर करवाते हैं। उसमें आपको जो भी उनका सोशल बैकग्राउंड हो या रिलीजन के हवाले से वट एवर जो कुछ भी आएगा हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वन लाइनर्स के हिसाब से भी आपको वो क्लियर करवाते हैं, उसके अंदर समरीज भी होंगी उस दौर के जो मेजर राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी, और इसके अलावा ये देखें हर राइटर्स की इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं या जो इम्पोर्टेंट उसकी अचीवमेंट्स हैं वो फिर हर एज के आपको जो वन लाइनर्स हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, आपका टाइम भी बचाया जाता है और टू द पॉइंट इररेलेवेंट चीज़ें जो है वो आपको नहीं करवाई जाती, टू द पॉइंट स्टडी करवाई जाती है। उसके बाद आपके टेस्ट भी कनेक्ट किए जाते हैं, टॉपिक वाइज भी होता है अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान, और वीकली आपका जो है वो भी टेस्ट होता है, ठीक है। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपके अलग से रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट जो होते हैं कम्प्लीटली 100 MCQs के, वो भी स्टार्ट होते हैं। ये देखें, ये बहुत सारे आपके सामने जो है कुछ चीजें हैं। ये पहले हमने उस एज को डिस्कस किया, उस एज को डिस्कस करने के बाद उसके वन लाइनर्स देखे और उसके बाद अभी ये MCQs हैं। तो इसी तरह डिटेल के साथ पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको करवाई जाएगी, साथ जो मेजर राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी, और फिर उनके जो मेजर वर्क्स हैं जो आपके प्रोविंस के यूनिवर्सिटीज के अंदर शामिल हैं तो उनकी समरीज, MCQs। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स, लिंग्विस्टिक्स, कुछ बच्चों के जो प्रोविंसेस हैं, आई मीन जो उनके कमीशन का सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, उसमें जनरल नॉलेज है और कुछ के अंदर जनरल इंग्लिश ज़्यादा आती है। तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है तैयारी करवाई जाती है। अगर हमारी प्रीवियस सक्सेस स्टोरीज देखें तो रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर हमारे 53 बच्चे जो हैं वो उन्होंने क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आउट ऑफ 73। और इसी तरह सिंध के अंदर रिसेंटली जो है 30 में से 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। और इंशाल्लाह आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर हमारा सामने दिया हुआ है, ठीक है। और इसको लाजमी हमारा जो ये पेज लिंक भी दिया हुआ है, ये देखें, ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर एकेडमी, ये हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाजमी विजिट करें। वहाँ पे बच्चों के जो है वो आपको व्यूज़ भी नज़र आएंगे, फीडबैक विद देयर अकाउंट्स, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करने के लिए विलिंग हो तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।